प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारे विषय के केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपनी कार्यकारिणी की घोषणा किया जाना। जगत प्रकाश नड्डा जून 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले शख्स थे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर विराजित होते हुए किसी ने नहीं देखा था। लालकृष्ण आडवाणी के दौर में वेंकैया नायडू उनके सेकंड इन कमांड मिले थे, लेकिन उनका पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष का रखा गया था। लेकिन अमित शाह के साथ जगत प्रकाश नड्डा को मोदी सरकार की वापसी के बाद में कार्यकारी अध्यक्ष का नया पद सृजित करते हुए उस पद पर बिठाया गया था। 6 महीने के करीब की ट्रेनिंग चली और उसके बाद में 20 जनवरी 2020 को जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जगत प्रकाश नड्डा को पूरे 9 महीने लगे अपने साथियों को तय करने में या साथियों का ऐलान करने में। कुल जमा 20 सितंबर 2020 को जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा अपने 35 राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें तमाम नए चेहरे शामिल हुए, कुछ चेहरे शामिल नहीं हुए। उस समय उम्मीद की गई थी कि अब इसके बाद में राष्ट्रीय कार्य समिति का भी गठन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संविधान यह बताता है कि उसके अंतर्गत हर 3 माह में कार्य समिति की बैठक होना अनिवार्य है। जितने भी नीतिगत फैसले हैं वो फैसले उस कार्य समिति में ही लिए जाने चाहिए, या पहले कोई फैसले लिए गए हैं तो कार्य समिति में उनका अनुमोदन करा जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान रीति नीति के चलन के चलते कुल जमा यह हुआ कि जिन जेपी नड्डा के द्वारा आज से 1 साल पहले अपने पदाधिकारी तय किए गए थे, उन्होंने ठीक 1 साल बाद और कुल जमा अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के 1 साल 9 महीने बिताने के बाद 344 सदस्यीय कार्य समिति का आखिरकार गठन कर लिया गया है। इस कार्य समिति के गठन के अंतर्गत 80 कार्य समिति सदस्य बनाए गए हैं, 50 विशेष आमंत्रित सदस्य रखे गए हैं। इसके अलावा 35 पदाधिकारी जो इस कार्य समिति का हिस्सा हैं, और उसके अलावा 179 नाम वो हैं जो पदेन इस कार्य समिति का हिस्सा बने। इसमें कई नए चेहरे शामिल हुए, कई पुराने चेहरों को तलाशती हमारी आंखें रह गई, लेकिन वो सूची का हिस्सा बन पाने में नाकाम रहे। जो नाम इस सूची का हिस्सा नहीं बने उनमें सुर्खियों में चल रहा है इस समय मेनका गांधी, वरुण गांधी। कुल मिला के गांधी परिवार इस समय खासी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। जहां कांग्रेस में भी गांधी परिवार को चुनौतियां मिल रही हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेनका गांधी और वरुण गांधी शने शने हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं। पिछली सरकार में मंत्री रही मेनका गांधी इस बार पार्टी संगठन में राष्ट्रीय कार्य समिति का हिस्सा बनने तक से भी चूक गई हैं। उनके बेटे वरुण गांधी को भी जगह नहीं मिली है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहे प्रभात झा और सुमित्रा महाजन के संदर्भ में भी इस सूची में कोई स्थान मिलता हुआ दिखा नहीं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वही स्थिति है। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी के तौर पर भूमिका में थे वो भी इस सूची में नदारद हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे नंद कुमार साई की बात करें, या अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम की बात करें, वह इस सूची में जगह पाने में नाकाम रहे। तो कुल जमा आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सूची में बरकरार हैं, पर कुल जमा समझ में यह आ रहा है कि कई लोगों की राजनीति पर पूर्ण विराम इस सूची से जाहिर हो रहा है। वहीं दूसरे दलों से छोड़कर आए हुए लोग भाजपा की मुख्य धारा में संविष्ट हो गए हैं, ये भी जाहिर हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ससम्मान इस सूची का हिस्सा है, स्वामी प्रसाद मौर्य वह भी इस सूची का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर एक विस्तृत पैनल हमारे साथ में, जिसके माध्यम से जेपी नड्डा की इस टीम पर बात करेंगे। इसीलिए हमारा आज का विषय है टीम नड्डा। नए पुरानों को सम्मान, कुछ को विराम। किनको विराम है, अल्प विराम के तौर पर माने या पूर्ण विराम के तौर पर माने, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें और अपने आमंत्रित मेहमानों से आपका परिचय भी कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र राजनीति के संदर्भ में एक दिशा देता हुआ सूत्र है। वो ये कहता है कि अ पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, अ स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। राजनीतिज्ञ अगले चुनाव की सोचता है और राजनेता अगली पीढ़ी की। जेम्स फ्रीमैन क्लार्क ने एक दूरदर्शिता भरा हुआ यह विचार सूत्र हमें सौंपा था। जेपी नड्डा की ये टीम के पीछे दृष्टि क्या है? अगला चुनाव या आने वाली पीढ़ियों के संदर्भ में एक बुनियाद कायम करने की कोशिश। इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रघुनंदन शर्मा जी है,
भारतीय जनता पार्टी जिन संस्कारों के लिए पहचानी जाती है उसको साकार रूप में जब देखना होता है तो रघुनंदन शर्मा जैसे व्यक्तित्वों की ओर हम लोग देखते हैं। वह हमारे साथ है। हमारे साथ में गिरिजा शंकर जी हैं। देश के किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर निष्पक्ष टिप्पणी चाहिए तो उसके लिए हम गिरिजा शंकर जी की ओर जाते हैं। वो आज हमारे साथ में है। चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी का कुछ समय के लिए अनुभव लिए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का एक स्पष्टवादी चेहरा है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कुमार जी, जो खरी बात शालीन लहजे में कहने के लिए ख्यात है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गिरिजा शंकर जी से ही करते हैं। जाना मैं रघुनंदन शर्मा जी के पास चाहता था, लेकिन गिरिजा शंकर जी का अपना 6 दशक का पत्रकारिता अनुभव जेपी नड्डा जी के द्वारा अपने कुल जमा 3 साल अध्यक्षीय कार्यकाल के 1 साल 9 महीने बीत जाने के बाद जिस टीम के रूप में व्यक्त हुआ है, उसको लेकर गिरिजा शंकर जी कितनी उम्मीद बांध पा रहे हैं और क्या महसूस कर पा रहे हैं, सुनने में दिलचस्पी है। जी गिरिजा जी। मुझे लगता है कि ये निरर्थक कवायद है जी। इस कवायद का कोई बहुत मतलब नहीं है जी। एक तो पहली बात यह है कि चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये जितनी भी जो राष्ट्रीय कार्य समिति और तमाम जो समितियां बनाती हैं जी, वो केवल एक कर्म कांड को पूरा करना है। जी। आप ये समझिए कि जिन लोगों को कार्यकारिणी में रखा गया है जी, उनका क्या उपयोग है पार्टी में? क्या वो पार्टी में निर्णय लेने की प्रोसेस में उनका कहीं उपयोग है? जी। और फिर यदि मान लीजिए इस कार्यकारिणी को उपयोगी बनाना था तो अध्यक्ष बनने के 1-2 महीने के भीतर यदि कार्यकारिणी मुकम्मल तौर से बन जाती और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी को विश्वास में लेकर आगे किया जाता तो उसका कोई मतलब था। अब जब नड्डा जी का कार्यकाल जो है वो उत्तरार्ध खत्म होने को आ रहा है, ऐसे में इस कार्यकारिणी को क्यों बनाया गया है, मैं समझता हूँ नड्डा जी इसको बेहतर समझा सकते हैं। मैं तो समझने में असमर्थ हूँ इस कार्यकारिणी का कोई मतलब भी है क्या। जी। तो गिरिजा शंकर जी इस कार्यकारिणी के मतलब को भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन गिरिजा शंकर जी आपसे समझने में दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी मुखर रूप से कहती है कि कांग्रेस तो कोई पार्टी नहीं है, परिवार है, एक पार्टी की बपौती बनकर रह गई है जहां पर एक परिवार ही फैसले लेता है। हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली संस्था है, हमारे यहां हर फैसला सामूहिकता में लिया जाता है। क्या वो सामूहिकता भरा चेहरा इस कार्य समिति की घोषणा के बाद में और निखर गया है, और चमक गया है, और दमक गया है? देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को डेमोक्रेटिक बताने का ढोंग रचती हैं। जी। कायदे से देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सही मानों में डेमोक्रेटिक रही नहीं गई है। जी। यदि कांग्रेस में 2 लोग, परिवार के लोग फैसला करते हैं तो बाकी पार्टियों में भी जो छोटी पार्टियां वहां भी वो परिवारवाद है। आप किसी बीजेपी के अंदर भी आप देखिए कि बड़े बड़े फैसले मुख्यमंत्री बदलने के, पूरे मंत्रिमंडल को ड्रॉप करने के या कई तरह के इससे फैसले होते हैं, वहां किसको विश्वास में लिया जाता है? ये केवल एक नौटंकी है जो हर पार्टियां करती हैं। कि आप देखिए वो ग्रास रूट लेवल पर ब्लॉक अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनाव किसका होता है? वो सारा कुछ नॉमिनेशन से होता है और चंद लोग ही पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं। ये वास्तविकता है। अब इसको अपने अपने मुलम्मे में हर पार्टियां बताने की कोशिश करती हैं कि उनका हर काम बहुत डेमोक्रेटिक होता है, जबकि डेमोक्रेसी से, इंटरनल डेमोक्रेसी से किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं बचा है। किसी का डेमोक्रेसी से कोई वास्ता नहीं रहा है, ऐसा गिरिजा शंकर जी का कहना है। पर मैं रघुनंदन शर्मा जी के पास चलता हूं। रघुनंदन जी, ये तो भाजपा की पहचान नहीं थी। जिस भाजपा को हम जानते हैं उसमें तो हमने शिवराज सिंह चौहान का विक्रम वर्मा के साथ में या कैलाश जोशी का लखीराम अग्रवाल जी के साथ में इस प्रकार के चुनावों को भी होते हुए देखा है। हम उस भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं जिसकी हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुआ करती थी, जिसके राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावों पर पूरे देश में बहस हुआ करती थी। क्या वो तरीका गलत था? वक्त के साथ इस नतीजे पर आप लोग पहुंच गए कि इससे पार्टी का और देश का दोनों का भला नहीं होता है। भला तभी होता है जब कुछ भी किन्हीं के बीच सार्वजनिक ना हो, 1, 2 या 3 लोग बैठे, वो फैसला लें और बाकी सब स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है की भूमिका में रहे। आनंद रहता है, दृढ़ता दिखती है, मजबूती दिखती है। क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं गिरिजा शंकर जी से इस मामले में सहमत नहीं हूं। जी। मैं आज भी कहता हूं कि जितने मध्य देश के राजनीतिक दल हैं जी,
उन सब राजनीतिक दलों में केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है जिसमें लोकतंत्र बचा है और जिसमें लोकतंत्र बचाने की क्षमता है। राजनीतिक दलों को हमारे यहाँ से उदाहरण लेना चाहिए। एक सामान्य कार्यकर्ताओं में से हमारे अध्यक्ष निकल करके आते हैं, हम अध्यक्ष और बाकी लोग प्रमुख लोग मिलकर के विचार करके कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम समग्र विचार करते हैं, एकाग्र विचार नहीं करते। बाकी राजनीतिक दलों में एकाधिकारवाद है, वो एकांगी विचार करते हैं, एकाग्र विचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समग्र और सर्वांग का विचार करती है। यदि समाज में 10 प्रकार के वर्ग हैं, 20 वर्ण हैं, तो उन सब वर्णों का, वर्गों का, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना ये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। और कहा जाता है कि हम सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व लें, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लें और फिर पार्टी का ढांचा खड़ा करें। मेरा इतने वर्षों का अनुभव है और आज भी मैं इस अनुभव को साझा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली पार्टी है, सबको प्रतिनिधित्व देती है, सबको आश्वस्त करती है, सबके विचारों को सुनती है और सबके विचारों के आधार पर फैसले लेती है। चाहे शिवराज सिंह जैसे व्यक्ति हो, एक छोटे से किसान के पुत्र को लाकर के मुख्यमंत्री बनाया है और अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने जिन लोगों को लिया है वे भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के, हर वर्ग के लोगों को लिया है। ऐसे ही कार्यकारिणी में भी होता है, कार्यकारिणी में भी सभी क्षेत्रों के, सभी वर्गों के लोगों को लेना होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम पुराने सारे कार्यकर्ताओं को बार बार अवसर दें, इसके बजाय जो अवसर के लिए प्रतीक्षारत हैं उन कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलना चाहिए जिनने संगठन चलाने का अनुभव ले लिया है, जो सरकार में रह लिए हैं। उनके बजाय जो सरकार में नहीं रहे, जो संगठन में नहीं रहे, जो नहीं रहे, उनको अवसर मिलना चाहिए। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है और अपेक्षाकृत अब युवाओं को मौका देना चाहिए। ये एक चलन चल पड़ा है और इसीलिए युवाओं को अवसर दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक पार्टी के लिए काम कर सकें। रोहन, ये बातों में बहकाने के संदर्भ में अच्छे शब्दों का प्रयोग ही पर्याप्त नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान, एक मामूली किसान का बेटा, देखिए मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो भूपेश बघेल कहां से आए हुए हैं? वो भी किसान के बेटे, वो भी हमें यही बताते हैं कि एक मामूली किसान परिवार में पैदा हुआ शख्स, देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री बना दिया। चरणजीत सिंह चन्नी जब से मुख्यमंत्री बने, बताया दलितों का हमदर्द अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है। तो इन दलीलों में क्या रखा? थोड़ा रोशनी दीजिए रघुनंदन जी, आप जैसा अनुभवी सत्य बोलने वाला व्यक्ति, ये तो रोशनी दे कि आखिर 1 साल 9 महीने के बाद राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन सवाल पैदा नहीं करता है आपकी पार्टी की बदलती हुई सोच और बदलती हुई कार्यपद्धति पर? कुल जमा 3 साल का कार्यकाल है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। 20 जनवरी 2023 को खत्म हो जाएगा कार्यकाल जेपी नड्डा जी का। 1 साल 3 महीने के लिए कुल मिला के ये कार्य समिति अस्तित्व में आई। सवाल नहीं उठना चाहिए? अगर गिरिजाशंकर जी बोल रहे हैं क्या फर्क पड़ जाता है, किस लिए बना है? तो ये सवाल को आप व्यवहारिक नहीं मानते, तर्कसंगत नहीं मानते, युक्ति संगत नहीं मानते? उठने का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए हिमांशु जी, मेरी बात सुनिए, कोई सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। जब जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि जो वर्तमान में कार्यकारिणी है, मैं उस वर्तमान की कार्यकारिणी में कोई परिवर्तन अभी 1 साल तक नहीं करूंगा। ये पहले ही कह दिया था और उन्होंने उसी कार्यकारिणी को, जो पहले बनी हुई थी, उसी कार्यकारिणी को आगे बढ़ाया, उसी से काम लिया, उनके अनुभवों के साथ नए लोगों को जोड़ा। और अब जब 1 वर्ष पूरा हो गया कहे अनुसार, तो अब उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में नए लोगों को सम्मिलित किया है जिन्हें अवसर पहले नहीं मिला था। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं और इस प्रकार से एक अच्छी कार्यकारिणी का उन्होंने गठन किया है। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश थी जो नहीं हो पाई। आपने कह दिया रघुनंदन जी कि उन्होंने कहा था कि 1 साल तक मैं अपनी कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं करूंगा। हालांकि हमारी जानकारी में तो ऐसा कोई बयान आया नहीं और ऐसा कोई अस्तित्व में होता भी नहीं। जब कप्तान बदल गया तो टीम के संदर्भ में तो अभी तक तो सारी परंपराएं नए गठन की रही हैं।
आपके पास कोई उदाहरण हो तो मुझे इससे साझा कीजिएगा कि अगर अध्यक्ष बदल गया और कार्यकारिणी वही रखी हो आपके स्वयं के भाजपा के पिछले 41 साल के इतिहास में, तो साझा कीजिएगा। एक बात। दूसरा, 28 सितंबर 2020 को पदाधिकारी बदल दिए गए, 35 नए पदाधिकारियों का गठन हुआ। उसके बाद 1 साल लग गया आपकी पार्टी को, कार्य समिति को स्वरूप देने में। क्या इसको लेकर आपके अंदर कोई वेदना नहीं आती है? क्या इसी पार्टी को स्थापित करने के लिए, इसी पार्टी को संचालित करने के लिए आपने इतना परिश्रम किया था? एक सवाल, पिछले 1.25 साल से राष्ट्रीय कार्य समिति की कोई बैठक नहीं हुई। यही लोकतांत्रिक स्वरूप रहेगा आपकी पार्टी का? कितनी वर्चुअल बैठक आपने कर ली, कार्य समिति की कोई बैठक हुई? दिखाई नहीं दिया। और तीसरा और आखिरी सवाल जो गिरिजा शंकर जी ने छोड़ा, इतने बड़े बड़े फैसले, मुख्यमंत्री बदल देने का तो छोड़िए, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल देने का फैसला किनके द्वारा ले लिया गया? क्योंकि संसदीय बोर्ड की भी बैठक नहीं हुई। तो उसकी रोशनी में अगर सवाल है तो रघुनंदन जी इन सवालों से बचना क्यों चाह रहे हैं या इन्हें खारिज क्यों कर दे रहे हैं? कौन सी ऐसी अपेक्षा है जिसके कारण रघुनंदन जी को लगता है कि अभी इस पर सही बात कहना ठीक नहीं? ये तो आपकी पहचान नहीं। नहीं हिमांशु जी ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं आपको मध्य प्रदेश का ही उदाहरण देता हूं। राकेश सिंह जब अध्यक्ष बने तो टीम नहीं बदली गई जी, वही टीम काम करती रही। उसके पहले भी अध्यक्षों में परिवर्तन हुआ तो वही टीम काम करती रही। वो अध्यक्ष मात्र एकमात्र पद बदला गया और टीम वही पुरानी काम करती रही। उस टीम से काम लेना ये चलता रहा। हाँ, उसके बाद फिर कोई स्थायी अध्यक्ष आया तो उस समय फिर ये आवश्यकता अनुभव की गई। यहां भी 4-6 महीने बाद पूरी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तो इसमें कोई ये संदेह नहीं है। पिछले 1.5 वर्षों में आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय परिस्थितियां किस प्रकार की थी। क्या कोई सम्मेलन हो सकता था? क्या कोई अधिवेशन हो सकता था? क्या कोई 50 लोगों से ज्यादा लोग कहीं एकत्रित हो सकते थे? बल्कि इतने भी नहीं हो सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी सारी मर्यादाओं को और कोरोना के प्रोटोकॉलों को दरकिनार रख करके और ऐसे अधिवेशन करने लग जाए, ऐसी कार्यकारिणियां जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हो उनकी बैठकें करने लग जाए। इसलिए वर्चुअल बैठक कार्यकारिणी की भी होती रही है, पदाधिकारियों की भी होती रही है। हमारे यहाँ एक कोर ग्रुप बनता है प्रदेश में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिसमें कुछ पुराने लोग रहते हैं, वरिष्ठ लोग रहते हैं, कुछ नए पदाधिकारी रहते हैं, अध्यक्ष रहता है, महामंत्री रहते हैं। ये सारे पदाधिकारी मिलकर के ऐसे किसी निर्णय को करते हैं और उस निर्णय के बाद पदाधिकारियों की बैठकें होती है। उन पदाधिकारियों की बैठक में उस निर्णय की पुष्टि हो जाती है। ये परंपरा चल रही है। पिछले 1.5 वर्षों के कार्यकाल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देश में क्या परिस्थितियां थी। आपको तो मालूम है कि संसद की बैठकें तक सामूहिक रूप से नहीं हो पाई, स्थगित करना पड़ा, उसमें भी संशोधन करना पड़ा, उसमें भी कटौती करना पड़ी। कुछ लोगों को बुला करके बिठाया जाता था और कुछ को बाहर रखा जाता था। विधानसभाओं की बैठकें वर्चुअल हुई है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा करके कटघरे में खड़े करना ये न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं मान रहे हैं रघुनंदन शर्मा जी। उन्हें लगता है थोड़ी जाति हो रही है उनकी पार्टी के साथ में। प्रेम कुमार जी मेरे साथ में है, जाना मुझे चौधरी राकेश सिंह जी के पास में भी है, लेकिन प्रेम कुमार जी की दृष्टि ले लेते हैं। रघुनंदन जी को लग रहा है आप हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। देखिए कोविड का समय था, तो इस परिस्थिति में आप इतनी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? लेकिन वर्चुअल आधार पर दुनिया भर के कार्यक्रम कर लिए। जहां चुनाव हुए वहां पे हजारों की भीड़ के साथ में और लाखों की भीड़ के साथ कार्यक्रम कर लिए। लेकिन अपनी पार्टी की कार्य समिति के संदर्भ में प्रत्यक्ष तो छोड़िए, वर्चुअल बैठक करने की जरूरत पार्टी ने नहीं समझी। वो समझती भी कैसे? कार्य समिति अस्तित्व में नहीं थी। प्रेम कुमार जी आपसे 2-3 विषयों पर समझना चाहता हूं। एक कि जो कार्य समिति का स्वरूप निकल कर आया है, जिसमें कई दिग्गज चेहरे घर बिठा दिए गए हैं, उसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी। गांधी परिवार के संदर्भ में क्या अब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है, जिन मेनका गांधी और वरुण गांधी के लिए कभी कालीन बिछाया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, जिन वरुण गांधी को भविष्य की संभावना के तौर पर व्यवहार करते थे, वो वरुण गांधी मंत्री बनना तो छोड़ एक कार्य समिति का सदस्य बनने के लायक भी नहीं समझे गए। थोड़ा इन सारी चीजों पर आपसे टिप्पणी मिले। जी हिमांशु जी, सबसे पहली बात कि कोरोना काल ऐसा अवसर बनकर आ जाए कि पार्टी संगठन को बैठक करने की जरूरत ही महसूस ना हो, ये बड़ा अटपटा लगता है।
बंगाल तो था, वहां बुला सकते थे बीजेपी कार्य समिति की बैठक। जब लाखों की रैली हो रही थी तो कुछ सैकड़ों की बैठक क्यों नहीं हो सकती जी। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हुए थे, बड़ी बड़ी रैलियां भी हुई थी जी। लेकिन महत्वपूर्ण बात वो नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्य समिति का गठन हुआ है, ये जैसा कि गिरजा शंकर जी ने कहा कि ये एक ऐसी कवायद है जिसका बहुत महत्व नहीं है जी। महत्व फिर भी इस मायने में जरूर है कि जो आपने कहा कि बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया, और तो क्या वो स्थायी रूप से दरकिनार हुए? जी। तो आप नामों में गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनको जिम्मेदारी भी पिछले समय में कुछ दिन नहीं गई, उनकी सेवा जो है पार्टी ने ली नहीं जी। तो अब मुख्य धारा से अलग करने का एक कदम बढ़ा जी। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के नाम हटे हैं जी, ये भी गौर करेंगे कि वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को किसी न किसी तरीके से संकट की घड़ी में आईना दिखाने का काम किया है कि आपकी लाइन सही होनी चाहिए, जनता के हित वाली होनी चाहिए, जन सरोकार वाली होनी चाहिए। लेकिन वो भाषा नेतृत्व को अच्छी नहीं लगी, ऐसा इस कार्य समिति के गठन में लगता है। आप उसमें किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं को आप देख सकते हैं, जिन्होंने टिप्पणी की, वरुण गांधी हो या फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, इन सबको भी दरकिनार किया गया, कार्य समिति से बाहर किया गया। इसके अलावा जो लोग किसानों के लिए उल्टा बोले, यानी मवाली बोला या किसी और तरह की बातें बोली, उनको तो पनिश करते आपने नहीं देखा कि उनको कोई रास्ता बाहर दिखाया गया हो कार्य समिति से, बल्कि वो विराजमान है, मंत्री भी बने हुए हैं। फिर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पर चुनाव भी होना है, यहाँ तो कार्य समिति का स्वरूप है, उसमें विनय कटियार जैसे नेता दरकिनार कर दिए गए। वो दरकिनार होते रहे, हालांकि वो ऐसे सुलझे हुए नेता हैं कि कभी उन्होंने खुल करके पार्टी के विरोध में कभी बोला नहीं। इवन मंदिर निर्माण में शिलान्यास का समारोह हो रहा था, ऐसे समय में भी अपेक्षित था कि उनको याद किया जाता, वो शुरुआती समय के आंदोलनकारी रहे थे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया, फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की। आप देखिए कल्याण सिंह के पुत्र, उनको भी कार्य समिति में जगह नहीं मिल पाई। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तो राजनीतिक गुणाभाग है, और दूसरा जो कोई भी पार्टी में असंतोष का स्वर दिखाएगा उनको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसको हम आगे लेकर नहीं चल सकते। और जो मार्गदर्शक की टोली बीजेपी में डेवलप हुई, वो मार्गदर्शक टोली इस कार्य समिति में लगता है कि थोड़ी और बड़ी हुई है और कुछ लोग उसमें जुड़े हैं। तो ये जरूर, लेकिन कार्य समिति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इसके महत्व को समझने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि पिछले दौर में कौन से बड़े राजनीतिक फैसले जिन पर की कार्य समिति में बैठक हुई हो, बुलाई गई हो और चर्चा हुई। क्या किसान आंदोलन पर कभी चर्चा हुई? कृषि बिल लाने से पहले उस पर चर्चा हुई, या कृषि बिल का जो विरोध हुआ उसके बाद उस पर चर्चा हुई? ये चर्चा कभी नहीं हुई, इसलिए कार्य समिति का महत्व लगातार घटता चला गया। अब इसमें कोई आते हैं या जुड़ते हैं, ये संगठन के भीतर किसी का कद छोटा या बड़ा होना हो सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ सांगठनिक रूप से रही है, वो इस कार्य समिति या बीते दौर में जो कार्य समिति को मजबूत किया जाना चाहिए था, उस नजरिए से देखें तो ये पकड़ कमजोर हुई है। संगठन पर कुछ लोगों का वर्चस्व हुआ है जो कि मनमाने तरीके से, चाहे सरकार के स्तर पर फैसला लेना हो, उसमें पार्टी की राय नहीं ली जानी हो, या फिर व्यापक नीतिगत फैसला लेना हो, चाहे आर्थिक मसले पर बड़े बड़े फैसले लिए गए। लेकिन क्या की कार्य समिति कभी बैठी है, कभी इस पर बात हुई है? तो हमें नहीं लगता कि बैठक ही नहीं हुई तो चर्चा कहां से होगी, ये चर्चा नहीं दिखी है। तो जो सबसे मैं प्रेम गौड़ जी आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। क्या आप नहीं मानते हैं कि ये कार्य समिति अब कुल मिलाकर हर फैसले पर सहमति देने के लिए तैयार हुई है? इस कार्य समिति में अब सुब्रमण्यम स्वामी है, इस कार्य समिति में प्रभात झा नहीं है, इस कार्य समिति के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं है, इस कार्य समिति यशवंत सिन्हा पहले ही विदा हो चुके हैं, जो पिछली कार्य समिति का हिस्सा हुआ करते थे वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर
असहमति के स्वरों के लिए अब गुंजाइश नहीं है। और कुल मिलाकर अब अगर फैसले लिए जाएंगे तो ये बैठक केवल उन फैसलों को सर्वसम्मत पास करने के लिए है। भविष्य की राजनीति के संदर्भ में यही दिशा देखते हैं आप? बिल्कुल अक्षरशः आप सही बात कह रहे हैं। जब असंतोष के जो स्वर थे उनको कार्य समिति से बाहर कर दिया गया तो सहमति वाले स्वर ही रहे हैं, और जिनको जोड़ा गया है उनसे भी असंतोष की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब बैठक ही जब नहीं बुलाना है और तब फिर इस सहमति असहमति का अवसर भी नहीं आता, तब जब यही असहमति बाहर में गूंजती है तो उनको इस औपचारिक रूप से भी इस संगठन से, कार्य समिति से बाहर कर दिया जाता है। तो ये आंतरिक लोकतंत्र के लिए ये चिंता का विषय है, और निश्चित रूप से हमारे रघुनंदन शर्मा जी को भी इस चिंता को समझना चाहिए कि ये आज की बात नहीं है, आने वाले समय के लिए जो पार्टी में नहीं है और आगे जुड़ेंगे उनके लिए भी अगर संगठन की कार्यशैली ठीक होगी तभी तो आगे डेमोक्रेटिक ढांचा मजबूत होगा। दूसरी पार्टी में चलिए लोकतंत्र नहीं है, लेकिन बीजेपी में अगर लोकतंत्र का दावा है तो उस दावे को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उससे उल्टा कदम ये है। तो हम कैसे माने कि बीजेपी जो है आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, या कि देश में जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें मजबूत करने की लोकतंत्र को अपनी उसमें हिस्सेदारी कर रही, ये दिखता नहीं। कुमार जी के लगातार सवाल है। जब मैं रघुनंदन शर्मा जी के पास आऊंगा तो इन सवालों पर उनसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं चौधरी राकेश सिंह जी के पास चलना चाहता हूँ। और राकेश सिंह जी, रघुनंदन शर्मा जी का दावा है कुल मिलाकर इस देश में अगर आंतरिक लोकतंत्र किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। इस कार्य समिति से भी आप इसका बोध लीजिए, आनंद लीजिए, भरोसा कीजिए कि देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और अगर किसी पार्टी में लोकतंत्र तो वो भी भारतीय जनता पार्टी। चौधरी राकेश सिंह जी, आपने कुछ समय गुजारा है भारतीय जनता पार्टी में और अब आप एक ऐसे राजनीतिक दल में हैं जिसके संदर्भ में रघुनंदन जी और ऐसे तमाम भाजपाई मानते हैं कि जिसमें लोकतंत्र का कोई मायने ही नहीं है। थोड़ा रोशनी दीजिए अपने पुराने अनुभव के साथ और रघुनंदन जी के दावों के साथ। पहले तो मैं आदरणीय गिरिजा शंकर शर्मा जी की बात को जो है बहुत इज्जत के साथ सहमति व्यक्त करता हूँ। इस देश में राजनीतिक दलों की स्थिति डॉक्टर साहब दो तरीके की हो गई। एक 1980 के पहले के राजनीतिक दल जिन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था। जिस राजनीतिक दल की आज बात कर रहे हैं उसमें कुशाभाऊ ठाकरे जी जिस दौरान हुआ करते थे, प्यारेलाल खंडेलवाल जी हुआ करते थे, उस समय संगठन के ढांचे का महत्व था, इन कार्यकारिणियों का राज्यों में और देश में महत्व था जी। और जहां तक आपने बात, और ये सभी राजनीतिक दलों का है, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं कह रहा हूँ जी। ये 80 के दशक के बाद ये सारी चीजें फॉर्मेलिटीज हो गई है, जिनका एक तरीके से औपचारिकता मात्र है इनका रहना और पद को सुशोभित करना, उनको इज्जत अफजाई करना जी। जहां तक आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी जो बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र अब भारतीय जनता पार्टी में ही बचा है और इससे सीख लेनी चाहिए, मैं 6 वर्ष रह आया हूं और मैं ये पूछ रहा हूं, आपने भी प्रश्न कर दिया है कि अगर बुजुर्ग लोगों को आप कार्य समिति के मेंबर के बतौर भी अगर इज्जत बख्शना नहीं चाहते हैं तो आदरणीय सुश्री उमा भारती जी, आदरणीय श्री रघुनंदन शर्मा जी, आदरणीय प्रभात झा साहब, आदरणीय विक्रम वर्मा साहब, आदरणीय अन्य लोग, सेजवार जी, जो 77 के दशक से एमएलए हैं, आखिर ये मान लिया जाए कि नई युवा पीढ़ी के सामने ये पुरानी पीढ़ी हमारी तथ्यहीन हो गई है, इसमें कोई सार नहीं बचा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं सहमत इस बात से होता हूं कि जहां आप नौजवानों को भी स्थान देना चाहते हैं वहां आपको बुजुर्ग को भी स्थान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में मैं 6 वर्ष रह के आया हूं। मैं एक रीवा में कार्यकारिणी हुई प्रदेश कार्य समिति जी, उस समय आरक्षण का मुद्दा चल रहा था डॉक्टर साहब जी। एक जय सिंह कुशवाहा जी ग्वालियर के नेता हैं, बहुत बड़े सीनियर, नरेंद्र तोमर से भी आगे जी, उन्होंने वहां बोलने की कोशिश की और उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाने का प्रयास किया जी। उनको उसी समय सारे नेताओं ने डाइस पर रोक दिया और उन्होंने कहा कि इस विषय पर निर्णय हो चुका है, आप नहीं बोलो। किसी भी राजनीतिक दल में ये एक कहावत है, बचपन में पढ़ा करते थे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कोई भी कार्य समिति हो, कुछ भी हो, इनको निर्णय के कोई अधिकार नहीं हो। और सौभाग्य से आज की परिस्थिति में
हिंदुस्तान की और देश की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी भी उसी परिवेश में है। जेपी नड्डा साहब इस कार्यकारिणी में कितने दिख रहे हैं मुझे नहीं लगता है। ये पूरी कार्यकारिणी मेरी नजर में तो आदरणीय शाह साहब के द्वारा बनाई गई कार्यकारिणी। अब मध्य प्रदेश का भी अगर गौर करें हम तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जब से पिछड़ा वर्ग की तरफ ध्यान गया है भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल में, तब से इस कार्य समिति में उन्होंने पिछड़े वर्ग को नहीं रखा है, अन्य वर्ग को साधने की कोशिश की। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है तो चाहे मेनका गांधी हो, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, ये सारे वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल से आए थे जी, और उन्हीं का वही हश्र हो रहा है। आज नए मेहमान का आगमन है, कल उनके साथ भी यही हश्र होगा जो कार्य समिति में रखे गए हैं। इनकी ये स्ट्रेटजी है और ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता, जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे, किसी भी राजनीतिक विषय पे निर्णय नहीं होता, किसी आर्थिक विषय पे डिबेट नहीं होती, और सारे निर्णय पहले से तयशुदा होते जी, और उनको वहां पास किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मेरी नजर में लोकतांत्रिक दल नहीं है जी, और मैं सहमत इससे ये भी हूं कि वर्तमान में बहुत सारे राजनीतिक दलों की परिस्थिति हिंदुस्तान में कमोबेश ऐसी ही है। तो चौधरी राकेश सिंह जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोई लोकतंत्र को मजबूत करने वाली कवायद है। वो तो इस बात से भी सिरे से खारिज कर दे रहे हैं कि ये कोई जेपी नड्डा जी की अपनी कार्यकारिणी है, उन्हें इसमें दूसरे की छाया दिखाई देती है। मैं गिरिजाशंकर जी वापस आपके पास लौटता हूं। कुल मिलाकर राजनीतिक दल कोई भी कवायद करते हैं, उसके पीछे कुछ निहितार्थ होते हैं, कुछ लाभ की अपेक्षा होती है। ये जो कार्य समिति आज अस्तित्व में आई है, इससे भाजपा क्या साध रही है? किसान आंदोलन के प्रति जिनकी सहानुभूति थी उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्या इसके माध्यम से संदेश है? जो आर्थिक नीतियों पर असहमति जताते थे उनको भी कार्य समिति का हिस्सा नहीं बनाया, यह भी महसूस हो रहा है। तीसरा महसूस यह भी हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कल आए हैं वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए, अब कार्य समिति के सदस्य भी बन गए, और जो प्रहलाद पटेल 3 दशक से ज्यादा सांसद के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव से पहले राज्य मंत्री बने और अब कार्य समिति से भी बाहर कर दिए गए हैं। कुछ अलग अलग किस्म के संदेश छुपे हुए हैं, क्या देख पा रहे गिरिजा जी? देखिए, कार्य समिति की जो पूरी अवधारणा है वो कहां से आती है? आप देखिए कि संविधान सभा का गठन जिस तरह से हुआ था और अलग अलग मुद्दों पर बहुत गंभीर और बहुत विचारोत्तर तरीके से बहस हुई और उसके बाद एक एक मुद्दों पर निर्णय लिया गया। कार्य समिति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इस संविधान सभा की तरह ही होनी चाहिए, जहां पर जो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जो मुद्दे देश के सामने हैं उन मुद्दों पर कार्य समिति में चर्चा हो। चर्चा होने के बाद चर्चा मतलब केवल चर्चा ही नहीं, उस पर बाकायदा बहस हो, लड़ाइयां हो, वाद विवाद हो, और उसके बाद जो निर्णय निकले उस पर वो पार्टी की रीति नीति बने। तो वो तो सिलसिला मैं समझता हूं कि बहुत सालों से खत्म हो गया है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चंद लोगों की पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। और न केवल कार्य समिति, आप विधानसभा लोकसभा की कार्रवाइयां देखिए, चंद लोग तय करते हैं कि ये कार्रवाई चलनी है कि नहीं चलनी है। पता नहीं कितने विधायक हैं जो अपना पूरा कार्यकाल गुजारने के बाद भी कभी उनको एक बार विधानसभा में बोलने का मौका नहीं मिलता। जो कुछ मुख्य लोग होते हैं पार्टी के वही संचालित करते हैं। तो इसलिए कार्य समिति और तमाम चीजों का जो महत्व है वो सब पॉलिटिकल पार्टी ने खत्म कर दिया है। अब आप कहेंगे कार्य समिति क्यों बनाई गई? फिर ये कुछ कर्मकांड होते हैं, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, ये बताने के लिए कि हम देखिए कितने डेमोक्रेटिक हैं। ये कर्मकांड को पूरा करना है, केवल औपचारिकता को पूरा करना है। हर बार जब बात होती है डेमोक्रेसी तो हर पॉलिटिकल पार्टी दावे करता है कि हम बहुत डेमोक्रेटिक है, और उदाहरण ये होता है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, एक मजदूर का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, कोई और बन गया। सवाल ये नहीं है कि वो बनने वाला चाय बेचने वाला है या किसान का बेटा है या मजदूर का बेटा है, उसके बनाने की प्रक्रिया क्या रही? क्या वो जनतांत्रिक तरीके से बनाया गया? क्या वो डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया गया?
यदि वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं बनाया गया है तो किसी गरीब के बच्चे को भी बनाने से डेमोक्रेसी कम से कम मजबूत नहीं होगी। आप जिसको भी बनाते हैं, जिसको भी नॉमिनेट करते हैं, जो फैसला करते हैं, उसमें वो लोकतंत्र है ही नहीं। दूसरी बात, सारी पॉलिटिकल पार्टी में अब असंतोष या विरोध तो बहुत दूर की बात रही, असहमति की भी कोई गुंजाइश नहीं बची है जी। आप सिर्फ कार्य समिति की बैठकों को पिछले कई सालों की निकाल के देखिए तो पहला प्रस्ताव होता है नेता का गुणगान करना, उसका अभिनंदन करना, और दूसरा प्रस्ताव होता है विरोधी पक्ष की आलोचना करना। इसके अलावा कार्य समिति के प्रस्तावों में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है कि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है, उनको कभी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो कितनी डेमोक्रेसी का एक शब्द, एक अंश भी बचा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्या। और ये दावा करना कि किसी गरीब आदमी को या उठाकर पार्टी अध्यक्ष बनाना या मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। उनके बनने की प्रक्रिया डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। यदि किसी एक व्यक्ति को लाकर सीधे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अध्यक्ष बना दिया गया तो ये तो डेमोक्रेसी का अपमान है। तो ये जो कार्य समिति बनी है ये उन्हीं लाइन पे जा रही है कि एक पहला, जो भी लोग असहमत हैं उनको बाहर करो, दूसरा एक जो कर्मकांड है उसको पूरा करो, दिखाएं कि हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन इस कार्यकारिणी का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसमें किसको लिया गया किसको नहीं दिया गया उसका भी कोई मायने मैं नहीं देख पा रहे गिरिजा जी। लेकिन आप चूंकि मध्य प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बड़ी नजदीकी से देखते हैं, इसलिए यहाँ के 3-4 नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर भी आपसे टिप्पणी चाहता हूं। ब्रजमोहन अग्रवाल 1990 से लगातार विधायक हैं, उनके साथ के लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी के तौर पर कहां हैं, लेकिन वो एक कार्य समिति का सदस्य बनने लायक भी नहीं समझे जा रहे। प्रेम प्रकाश पांडे बतौर विधानसभा अध्यक्ष आज भी उनके कार्यकाल को लोग याद रखते हैं कि एक विधानसभा अध्यक्ष अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, उन्हें भी जगह नहीं मिल रही। नंद कुमार साय अविभाजित मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष रहे, भाजपा के नेता, प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे, अनेकों बार विधायक, अनेकों बार सांसद की भूमिका में रहे, वो भी इसमें नहीं है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर सेवानिवृत्त हुई सुमित्रा महाजन अब इस लायक भी नहीं रही कार्य समिति में रखी जाए। विक्रम वर्मा विद्युता की पराकाष्ठा जिनके संदर्भ में माना जाता है, वो भी इसका हिस्सा नहीं है। और नामों का जिक्र राकेश चौधरी जी कर रहे थे। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूर्ण विराम लग गया इन नेताओं के संदर्भ में, जिसके चलते अब इनके लिए पार्टी कुछ सोचने को तैयार नहीं, न उनके स्थान के विषय में और न ही सम्मान के विषय में? देखिए, ये जितने नाम आप बता रहे हैं, इन नामों की पृष्ठभूमि देखिए जी। ये वो नाम है जिनकी अपनी राजनीतिक जो उनका हैसियत है या उनका जनाधार है या उनकी उपलब्धियां हैं, उसके साथ साथ एक बड़ा दुर्गुण इन सब के साथ है। ये कभी न कभी मौके बेमौके कुछ मुद्दों को लेकर अपनी असहमति जाहिर करते रहे हैं, चाहे सुमित्रा महाजन हो, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे हो, चाहे नंद कुमार साय हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी में पूरा अनुशासन बनाए रखते हुए भी कहीं न कहीं किसी मुद्दे पर असहमति जाहिर किए हैं। और मैंने कहा कि कार्य समिति बनाने के दौरान इस बात को पूरी तौर पर जांचा परखा गया है कि असंतोष या विरोध तो बहुत दूर की बात रही जी, असहमति के स्तर की भी कोई गुंजाइश इसमें नहीं है, ये पूरा देखा गया है। और ऐसे तमाम, हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी देखेंगे हम, तो आपको ऐसे ही नाम मिलेगा कि जिन लोगों ने कभी भी किसी मौके पर असहमति जाहिर की है, उनको धीरे धीरे कार्य समिति से, हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह सुमित्रा महाजन को लोकसभा की टिकट नहीं दी गई, उस तरह से इनको और भी मेरिट स्कीम से बाहर किया जाए। और जैसा आपने कहा, पूर्ण विराम हो गया, कुछ लोगों का पूर्ण विराम हो गया और कुछ लोगों के पूर्ण विराम की शुरुआत हो गई। कुछ लोगों के पूर्ण विराम की शुरुआत हो गई है। गिरिजा शंकर जी भी आशंका को खारिज नहीं कर रहे हैं। मैं वापस रघुनंदन शर्मा जी के पास चलता हूं और बातचीत का निष्कर्ष इस ओर जा रहा है रघुनंदन जी कि अब आप उस पार्टी की पैरोकारी कर रहे हैं, उस पार्टी का हिस्सा बने रह रहे हैं जिसमें असंतोष और विरोध तो छोड़िए, असहमति के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेताओं की बात करें या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सुब्रमण्यम स्वामी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेताओं की बात करें, जिन्होंने वर्तमान तौर तरीकों से इतर अगर राय व्यक्त कर दी तो वो इस परिधि के दायरे में नहीं रह सकते, ऐसा व्यक्त हो रहा है। खलता नहीं आपको?
देखिए, जिनको छिद्र ही निकालने का शौक है जी, और उनको वास्तविकता और अच्छाइयां दिखाई नहीं देती है, तो केवल वो बुराइयां और दोषों को ही ढूंढते रहने के आदी है, ऐसे लोगों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि भारत की राजनीति में जितने राजनीतिक दल हैं, थे और होने वाले हैं, उसमें केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ही लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। इसमें पुराने लोगों को विदा करके ही नए लोगों को स्थान दिया जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने उनको पार्टी से बाहर कर दिया या वो पार्टी से बाहर हो गए। कोई मार्गदर्शक की भूमि में है, कोई परामर्शदाता की भूमि में है, उनका सम्मान है, उनसे राय लेने जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछा जाता है और इसलिए वो सम्मानित दृष्टि से देखे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में तो जिसका कोई राजनीतिक दल कैसे कहा जाए, उसका कोई अध्यक्ष नहीं है। सब कांग्रेस के ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारा कोई अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। बिना अध्यक्ष वाली पार्टी को लोकतांत्रिक कहें और निर्वाचित और सुचारू रूप से चलने वाली पार्टी को अलोकतांत्रिक कहें, मेरे समझ में ऐसे बयानों का कोई अर्थ दिखाई नहीं देता या ऐसे व्यक्ति की सोच मुझे समझ में नहीं आती। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि असहमति हमारे यहाँ आज भी है, कई मुद्दों पर असहमति है और लोग जाकर के उसको जहां कहना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पर असहमति व्यक्त करना चाहिए, वहां जाकर के बात करते हैं, अध्यक्ष से मिलते हैं, महामंत्री से मिलते हैं, पदाधिकारियों को अपनी असहमति का स्वर सुनाते हैं। लेकिन असहमति का अर्थ आप ये कहेंगे कि सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी की आलोचना करें, सार्वजनिक रूप से अपने ही की द्वारा अपनी ही उपस्थिति में किए गए निर्णयों का विरोध करें या उसकी आलोचना करें। आत्मालोचन करना ये कहां का तरीका है? क्या आत्मालोचन कोई लोकतंत्र कहेंगे? रघुनंदन जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा जो छिद्रान्वेषणी करना चाहते हैं उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कौन है वो लोग जिन्हें आप ऐसा मानते हैं? सुमित्रा महाजन उस दायरे में आती हैं? सुब्रमण्यम स्वामी क्या उस दायरे में आते हैं? और अगर आते हैं तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत आपकी पार्टी ने क्यों किया? चौधरी वीरेंद्र सिंह, एक सम्मानित चेहरा, एक बेहद स्पष्टवादी चेहरा, आज आपको अचानक छिद्रान्वेषी दिख रहा है। थोड़ा सवाल है आपकी टिप्पणी पर। मैं ये कहता हूं कि अभी ये आलोचना हुई कि कार्य समिति में क्या होता है, पहले से जो डिसाइड निर्णय होते हैं वो निर्णय स्वीकार कर लिए जाते हैं और केवल विपक्ष की आलोचना के ही प्रस्ताव आते हैं। तो क्या हम विपक्ष की प्रशंसा करें, विपक्ष की नीतियों की प्रशंसा करें? उनने जो हमारी आलोचनाएं की, उनकी जो गलत नीतियां हैं उसको हम स्वीकार करें, उसकी तारीफ करें? ये हम अपनी पार्टी में बैठ करके करेंगे तो फिर हमारी पार्टी और उनकी पार्टी में अंतर क्या रहेगा? दूसरी बात, हम अपने निर्णय पहले पदाधिकारियों की बैठक में होते हैं, फिर वो जो प्रस्ताव है वो निर्णय, जैसे कैबिनेट में भी पहले कैबिनेट में निर्णय आते हैं, कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आता है तब वो विधानसभा में जाता है। यही लोकतांत्रिक तरीका है। पहले उन विचारों को पदाधिकारियों के बीच में रखा जाता है, पदाधिकारियों के बाद कार्य समिति में जाता है और तब जाकर के उसको पारित किया जाए। जरा लोकतांत्रिक तरीकों से या कोई कार्य समिति में रह करके उसका अनुभव प्राप्त कर। मैं तो पिछले 30 वर्ष 35 वर्ष तक कार्यकारिणियों में रहा हूं और इसलिए मेरा अनुभव है कि पहले उसके ऊपर असहमति, सहमति, सबके ऊपर विचार होता है, आलोचनाओं पर विचार होता है, उसमें कौन सी कमी रह सकती है, कौन सा पॉइंट ऐसा है, कौन सा बिंदु ऐसा है जो हमारे लिए उचित नहीं है और जिसकी विरोधी आलोचना कर सकते हैं, उस पर बहस करते हैं और ऐसे सारे विकारों को, दोषों को बाहर करने के बाद जब शुद्ध रूप से उस विषय पर प्रस्ताव बन जाए तब वो पार्टी के पदाधिकारी प्रस्ताव का स्वरूप दे करके फिर कार्य समिति में लाते हैं। वहां भी कई लोग अपना अलग मत रखते हैं और अलग मत में संशोधन होते हैं, प्रस्ताव में संशोधन होते हैं और संशोधित प्रस्ताव ही फिर सार्वजनिक होता है। ये तरीका है और इसलिए जिनको मैंने यही कहा कि जिनको छिद्रान्वेषण करना है वो बिना तौर तरीका समझे, जिनका कोई पार्टी के अंदर का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे लोग यदि कोई बात कहे तो उसको स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल बचा है जिसमें लोकतंत्र है, आंतरिक भी है और सार्वजनिक लोकतंत्र भी है, लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली एकमात्र पार्टी है।
आपको ये सहमत होता हूं। ये शिकायत तो नहीं है ना कि आपकी कोई बात अधूरी रह गई, तो आपको शक रहे कि मेरी बात पूरी नहीं हुई, तो फिर मैं अपना प्रश्न कर लूं। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। आपने पूरी प्रक्रिया बताई, थोड़ा 2014 से लेकर 2021 तक के बीच में आपको स्मरण है कि आपकी कार्य समिति की अंतर्गत व्यवस्था थी हर 3 महीने में कार्य समिति होने की। अटल जी का दौर हो, आडवाणी जी का दौर हो, ठाकरे का दौर हो, भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी कि वो हर 3 महीने में बैठती थी, कार्य समिति के माध्यम से देश को संदेश देती थी। 2014 के बाद साल भर बीत जाता है। कोविड की आड़ आप पिछले साल के संदर्भ में ले सकते हैं, उससे पहले कोविड नहीं था। साल भर आपकी कार्य समिति की बैठकें नहीं होती। ये प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ में, आप चाहेंगे तो 1 घंटे के अंदर आपके पास मैं लिस्ट भेज दूंगा कि आपकी कार्य समिति की कुल बैठकें कितनी हुई। सवाल दूसरा, आपने कह दिया छिद्रान्वेषण के संदर्भ में। किन लोगों के संदर्भ में आप कह रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी के संदर्भ में? इतने ही खराब आदमी थे तो राज्यसभा के लिए मनोनीत क्यों किया आपकी पार्टी ने? चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर आज किसान आंदोलन के संदर्भ में कह रहे हैं कि यह तरीका ठीक नहीं, किसानों से बात करना का रास्ता ना खोजा जाना ठीक नहीं, गलती कर दी, इसलिए कार्य समिति से बाहर कर देंगे आप उन्हें? सवाल है। वरुण गांधी अगर किसानों को लेकर बात रख रहे हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अगर यह संदेश इस कार्य समिति के गठन में दिख रहा है तो यह सवाल गैर जरूरी हो गया। अब मेरी बात सुन लीजिए। आप शायद जी अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं जी। छिद्रान्वेषण, इस बहस में भाग लेने वाले मेरे साथियों के बारे में कह रहा हूं जो छिद्रान्वेषण कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं जी। मैंने उनके बारे में कभी नहीं कहा जिनके नाम आपने लिए हैं। वो मेरे पार्टी के सम्मानित लोग कल भी थे और आज भी हैं जी। वो हमारे नेता कल भी थे। उनने सहमति और असहमति के आधार पर विचारधारा का परित्याग नहीं किया जी। अब उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया। वो राष्ट्रवादी विचारधारा को कल भी लेकर चल रहे थे और आज भी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े हैं। उनको सम्मान मिला या नहीं मिला, उनको स्थान मिला या नहीं मिला, उन्होंने उनमें से किसी ने भी ये प्रश्न खड़ा नहीं किया कि मुझे सम्मान नहीं मिला है। लोगों को उनको उकसाने के लिए या उनको यदि स्थान नहीं मिला है तो इनको तकलीफ हो रही है ताकि उनके बारे में बाकी कुछ लोग भ्रमित हो सकें। तो ये भ्रम फैलाने की चेष्टाएं हैं। लोकतंत्र के ऊपर यह दोषारोपण करने की कुचेष्टा है और इसलिए इस बात को आप स्वीकार करें। ये कुचेष्टा है ऐसा कहना है रघुनंदन शर्मा जी के। प्रेम कुमार जी, गिरिजा शंकर जी सवाल उठा रहे हैं, पार्टी को समझते नहीं है, टिप्पणियां कर दे रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपको भाजपा की समझ नहीं है। भाजपा जिस रीति नीति के साथ में है, जिस प्रकार से संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रण प्राण से जुटी हुई है, उस पार्टी के फैसलों के संदर्भ में, उसके तौर तरीकों को लेकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? ये सवाल है रघुनंदन जी, कुछ कहना चाहिए आप? आपकी समझ पर सवाल है। बिल्कुल हिमांशु जी, मुझे तो लगता है कि अब तालिबान पर टिप्पणी करने के लिए तालिबान में मुझे शामिल होना होगा जी, या आप किसी ऐसे ही चीजों, जिस चीज की टिप्पणी करनी हो उसमें हम शरीक हो, तालिबानी बनेंगे तब हम तालिबान के बारे में बोल सकते हैं जी। तो ये अपनी अपनी समझ है और छिद्रान्वेषण हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। छिद्रान्वेषण वो तो समझ करके पार्टियां अपने आप को दुरुस्त करती है। देश का चौथा स्तंभ इसीलिए होता है और आज चौथा स्तंभ जहां खड़ा है और जिस रूप में खड़ा है वो भी छिद्रान्वेषण का विषय है। पर बात ये है, हम लोग बात कर रहे थे कार्य समिति में जो बदलाव हुए हैं, क्या वो सहमति की जो सहमति, क्या ऐसा हो जाएगा कि आने वाले समय में सब लोग सहमति नजर आएंगे? तो बिल्कुल 100% सहमति नजर आएंगे। ऐसा हमें लग रहा है। अब कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो सुब्रमण्यम स्वामी की तरह हटा दिए जाएंगे या वरुण गांधी की तरह हटा दिए जाएंगे या फिर ऐसे ही दूसरे तमाम नेताओं की तरह हटा दिए जाएंगे। अब जो बच गए, आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों? क्या पार्टी के लोकतांत्रिक आचरण पर हमेशा सहमति में बोलना ही पार्टी का अनुशासन है? क्या वो आवाज पार्टी के बाहर भी नहीं उठ सकती? क्या देश में किसी राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी पार्टी फोरम से बाहर कभी कोई बात नहीं की क्या? ये फिर तो ऐसी चर्चा में हिस्सा लेना भी जरूरी नहीं है। जब हम बोल ही नहीं सकते, ईमानदारी से बात, हमें पार्टी के लाइन पर ही बोलना है, पार्टी के समर्थन में ही बोलना है, तो ठीक है, ये भी एक आचरण है। लेकिन हम सिर्फ बीजेपी की आलोचना नहीं करते, ये बात सारी पार्टियों के साथ भी ऐसा ही है।
और ये कह रहे हैं, रघुनंदन जी कह रहे हैं कि दूसरे से हम ज्यादा सफेद हैं, दूसरे हमसे ज्यादा, हम अधिक लोकतांत्रिक हैं। लेकिन जाहिर ऐसा कहते हुए में भी ये बात है कि हम जो इस चैनल पर बैठ करके जो आलोचनाएं दिखा रहे हैं उसको वो बिना खुल करके वो एक तरह से मान रहे हैं कि कमियां तो हैं लेकिन हम दूसरों से बेहतर हैं, ये तो वो मान रहे हैं। ये मुझे साफ साफ लग रहा है, भले बोल नहीं पा रहे हैं जी, भले ही बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन चौधरी राकेश सिंह जी आपके पास तो सहूलियत है। प्रेम कुमार जी का कहना है अब तालिबान के संदर्भ में बोलना है मुझे तो पहले तालिबानी बनना पड़ेगा, तब मैं तालिबान के संदर्भ में कुछ बोलने का पात्र रहूंगा। गिरजा शंकर जी के साथ में भी ये द्वंद्व है, पहले भाजपाई बने तो भाजपा पे कोई टिप्पणी करें, पर आपके साथ अनुकूलता है, आप पूर्व भाजपाई रह चुके हैं। रघुनंदन जी के दावों के संदर्भ में खरा खरा बोलने का आपके पास रघुनंदन जी के अनुसार ही पूरा अख्तियार है। थोड़ा आप दृष्टि दें, उस सिरे से खारिज कर रहे हैं इन सारी बातों को। अनुभव के संदर्भ में, तजुर्बे के संदर्भ में, नए लोगों को मौका देने के संदर्भ में थोड़ा बताएं तो सही कि प्रहलाद पटेल को बाहर करना जरूरी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कार्यसमिति में रखना जरूरी है। इसके पीछे कौन से लोकतांत्रिक मूल्य हैं, कौन सा अवसर है, युवाओं के स्तर पर कौन सी अवसर देने की प्रक्रिया है, थोड़ा रोशनी मिले। पहले तो आदरणीय डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री रघुनंदन शर्मा जी जनसंघ के जमाने से इस विचारधारा से जुड़े हुए जी, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब वो सुश्री उमा भारती जी के साथ गए जी तो कौन से नेतृत्व के खिलाफ होकर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ होकर गए थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ होकर गए थे, या कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी से खिलाफ होकर जी। पहली बात तो उनको ये आत्ममंथन करना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि जिस वैतरणी में वो घूम के आए हैं जी सुश्री उमा भारती जी के साथ, वो किसके विरोध में गए थे जी। वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के विरोध में ही गए थे, जिसका आज वो गुणगान कर रहे हैं। दूसरी बात आपने जो कही है वो बिल्कुल तर्कसंगत है कि ये खारिज नहीं किया जा सकता है कि नौजवानों को मौका देना चाहिए जी। लेकिन वो कुल, वो खानदान, वो संस्था जो बुजुर्गों को यथा स्थान नहीं दे, जो उनके कर्म को, पूरे जीवन की तपस्या को एक क्षण भर में खत्म कर दे घर बिठालकर, उस राजनीतिक दल के बारे में तो विचार करना ही चाहिए, उस कार्य समिति के बारे में तो विचार करना ही चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत अल्प समय के लिए रहा जी। लेकिन मैं पढ़ता हमेशा रहा, चाहे 1980 का बंबई का प्रथम अधिवेशन हो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमने बुजुर्गों को देखा कार्य समिति में, और लगा। अब चूंकि मैं स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी का नाम लिए बिना रहूंगा नहीं, रघुनंदन शर्मा साहब जो बार बार कह रहे हैं जी। मैंने उनकी कार्यपद्धति भी देखी है और मैं उनका मुरीद हूं। तात्कालिक विचारधारा में उस समय वागपटुता में आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उनके दौर से ये शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कि आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हाशिए पे चले गए और उस मजबूरी में इनको उमाश्री भारती के साथ उनकी पार्टी में जाना पड़ा, अपनी पैतृक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धता दिखा जी। तो पहले अपना छिद्राविष्ण करें, अपने बारे में विचार करें कि वो किस दौर से गुजर के आए। तो कुल मिलाकर राकेश चौधरी जी ने तो पूरी गेंद ही रघुनंदन शर्मा जी के पास में डाल दी, लेकिन मैं बातचीत को एक सकारात्मक स्वरूप में समाप्त करने की कोशिश करता हूं और उसके लिए गिरजा शंकर जी के पास जाता हूं। गिरजा जी, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे कि वर्तमान में वह जो भी काम करते हैं आने वाले चुनाव और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ये जो कार्य समिति का गठन है, कितना ही गैर जरूरी हो, कितना ही महत्वहीन हो, पर सारे महत्वहीन को भी अति महत्वपूर्ण बना देना, इसमें वर्तमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुशलता के तो सभी लोग कायल हैं। तो कुल मिलाकर जो कार्य समिति 1 साल 8 महीने का कार्यकाल पूरा कर देने के बाद जेपी नड्डा जी के द्वारा अस्तित्व में लाई गई है, ये आने वाले समय की भाजपा के संदर्भ में क्या संदेश दे पा रही है? आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम की आपसे। देखिए, जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो उसको आइसोलेशन में रखकर हम बात नहीं करते, हम पूरी भारतीय राजनीति को परिप्रेक्ष्य में रखकर हम बात करते हैं। किसी भी वक्ता ने ये नहीं कि में डेमोक्रेसी नहीं है और कांग्रेस में डेमोक्रेसी है जी। अब जो आपने सवाल किया है उस पर आते हैं हम, तो उसका जवाब ढूंढने के लिए आपको पिछले 20, 25, 30 सालों में
पॉलिटिकल पार्टीज का जो पतन हुआ है उसको आपको देखना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, दूसरी और पार्टियां हो। यदि इनका प्रभाव कम हुआ है या इनका जो ह्रास हुआ है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हुई। कांग्रेस का भी जो हाल हो रहा है या हुआ है, ये उसकी भी जो मूल वजह है वो है जो इंटरनल डेमोक्रेसी को कांग्रेस ने खत्म किया। भारतीय राजनीति में लोकतंत्र कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उस लोकतंत्र के अंदर काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी यदि अपने अंदर की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको खत्म करेंगी तो जनतंत्र तो बना रहेगा, लोकतंत्र तो बना रहेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी अस्तित्व के लिए जरूर विचार करना चाहिए कि उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी जरूरी है। बीजेपी को भी आने वाले समय में ये जो कर्मकांड है, इससे बियॉन्ड जाकर उनको सोचना पड़ेगा कि यदि आप अपने अंदर पार्टी के अंदर जो इनर डेमोक्रेसी है यदि उसको खत्म किया गया तो क्या उनका हश्र उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं होगा जिन लोगों को इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण यहाँ की जनता ने, भारतवर्ष की जनता ने नकार दिया। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है गिरिजा शंकर जी ने। इस देश में जनतंत्र को लेकर, भविष्य को लेकर कोई संकट नहीं है, लेकिन जनतंत्र के तहत जो पार्टी अस्तित्व में है वो उन पार्टियों की समय के साथ कमजोरी अगर जाहिर हुई है तो वो तभी जाहिर हुई है जब उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहा। हमारा कार्यक्रम समय समाप्त हो रहा है, लेकिन रघुनंदन शर्मा जी कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी आखिरी बात सुनते हैं। जी रघुनंदन जी। मैं गिरिजा शंकर जी की ये आखिरी बात से सहमत हूं जी कि देश में जो उपलब्ध राजनीतिक दल हैं उन सब में आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर है जी। अवमूल्यन जरूर हर राजनीतिक दल में लोकतंत्र का भी हुआ, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का भी हुआ है। स्वाभाविक रूप से देश में आ रहे इस दोष का थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा है, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ देखते हैं जो सबसे बड़ा दल और बहुत सबसे पुराना दल माना जाता है, तो उस राजनीतिक दल की क्या स्थिति है। 23 बड़े नेता बोल रहे हैं, विचारों की सुनने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि निर्णय कौन ले रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। पूरा वहां भी जहां मुख्यमंत्री बदले जाते हैं वहां विरोध के स्वर हैं, मुख्यमंत्री पार्टी में रहना नहीं चाहते, और बाकी 2-3 स्टेट और जो बची है उसमें भी विद्रोह है। वहां राजनीतिक दल के लोकतंत्र के स्वरूप को देखें और भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र को स्वरूप को देखें तो जो टिप्पणी अभी अंत में गिरिजा शंकर जी ने की, मैं उससे सहमत हूं कि अन्य राजनीतिक दलों के बजाय आज फिर भी थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी में है और ये बना रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से परे नहीं जा सकती है, उसकी परिधि में ही रह करके वो देश के लोकतंत्र को भी बचाएगी। रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में फिर भी कुछ लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन माफ कीजिएगा रघुनंदन शर्मा जी, जैसे आप आज मुख्यमंत्री बदल देते हैं, आज पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कांग्रेस भी ऐसे ही मुख्यमंत्री बदल दिया करती थी, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। जैसे मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं, अर्जुन सिंह जैसे विराट दिग्गज को 24 घंटे के अंदर बदलने का करिश्मा राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया था। पर इसी तौर तरीकों के चलते कांग्रेस आज इस हालत में पहुंची है, ऐसा कहना माननीय गिरिजा शंकर जी और प्रेम कुमार जी का है। तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जब आप टिप्पणी कर रहे हैं और ये उदाहरण दे रहे हैं कि कांग्रेस में 23 नेता खुलकर बोल रहे हैं, तो कांग्रेस में 23 नेता खुलकर तो बोल पा रहे हैं। गिरिजा शंकर जी और प्रेम कुमार जी का तो सवाल ही इस बात का है कि भाजपा में तो इतने बोलने की हैसियत बची कहां है, गुंजाइश कहां है। थोड़ी बहुत असहमति बोलते हैं तो कार्यसमिति से बाहर कर दिए जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसा दिग्गज भी इस समय बाहर बिठा दिया गया, तो सवाल है। कुल मिलाकर आखिरी बातचीत यह है कि एक लंबे अंतराल के बाद जो कार्यसमिति अस्तित्व में आई है, क्या वह पार्टी कार्यकर्ताओं को और देश को कोई संदेश दे पाने में कामयाब हो पाएगी, इसका जवाब अनुत्तरित है। देखिए आने वाले समय में भाजपा का नेतृत्व इस कार्यसमिति के माध्यम से कौन से ऐसे फैसले देश के समूह लेकर आएगा जिसके आधार पर लगे कि इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद अगर ये कार्यसमिति बन पाई है तो कुछ करिश्मा करने के लिए आई है।
इंतजार आपको भी और हमको भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि मौसम के साथ जिस्म के कपड़े बदल गए, कि मौसम के साथ जिस्म के कपड़े बदल गए, हालात और तजुर्बात ने चेहरा बदल दिया। अख्तर नजमी ने जो ये शेर लिखा था वो क्या भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्य समिति में मुफीद बैठता है? क्या वाकई असहमति के सारे स्वर इस नई कार्य समिति के साथ हमेशा के लिए दफन हो गए और अब जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा के रूप में ही रह जाएगा? देखें आने वाला समय क्या साबित करता है। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा बड़ा।